ना ही ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और ना ही बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। पॉल हेमन जॉइंस द विजनरी सेथ रॉलिंस और यहां से एक नया आर्क, नई जर्नी शुरू होने वाली है पॉल हेमन के साथ साथ सेथ रॉलिंस की। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में आज रिव्यू रिएक्ट करने वाले हैं रेसलमेनिया 41 की नाइट 1 को। और भाई साहब क्या बैंगर शो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डिलीवर किया, स्पेशली जो इस वाले शो का एंड था। सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में हर बार की तरह डिस्कस होने वाली है। बस आप लोग कर दो इस वीडियो को लाइक। और सबसे पहले बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं रिव्यू करने की। और सबसे पहला मैच जो शो पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डाला था, हमको पता था कि ये जे ऊसो वर्सेस गुंथर का होने वाला है। और जैसा मैंने स्टेज के बारे में बोला था कि जब एक बार एंट्रेंसेस दिखेंगी तो और ज्यादा स्टेज में निखार निकल के आएगा, वो चीज हमने देखी भी। सबसे पहले जे ऊसो की एंट्रेंस होती है। और भैया आज तो जे ऊसो की, भले ही आज का क्राउड बहुत ज्यादा बकवास था, इतने पैसे खर्च करने के बाद भी पता नहीं ये लोग इतने ज्यादा एनर्जेटिक क्यों नहीं है, वो मुझे समझ में नहीं आया। कोई एक्सप्लेन कर सकता है ऐसे तो कमेंट सेक्शन में करना। जे ऊसो की एंट्रेंस होती है और काफी सारे बंदे फ्लैग लेके खड़े हैं, ईट का चीयर लीडर हमको दिख रही है, वहां पे चीयर लीडर्स हमको दिख रही है। तो पूरा वो माहौल बनाने का जो काम है वो जे ऊसो ने किया। लोग थोड़े से थकेले थे, उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। गुंथर की एंट्रेंस भी बहुत ज्यादा मुझे क्लीन लगी। ऐसा नहीं था कि बहुत कुछ है गुंथर की एंट्रेंस में, लेकिन बहुत क्लीन तरीके से उसको दिखाया। अब जब मैच की स्टार्टिंग होती है तो ऐसा फिर से लग रहा था कि जैसे कि जो गुंथर है वो थोड़ा सा हल्के में ले रहे हैं जे ऊसो को। लेकिन उसके बाद जे ऊसो ने जब फाइट बैक करके उनको दिखाया तो उनको अच्छा जो अपनी छठी का दूध है वो याद आ गया। सीक्वेंस हमने इसमें काफी सारे देखे, जैसे कि टॉप रोप से सुप्लेक्स आता है, वो डायनासोर किक हमने देखी, पावर बॉम्ब भी हमने देखा। जे ऊसो किक आउट कर रहे थे, जे ऊसो ने स्पीयर स्प्लैश अपना सब कुछ किया, गुंथर उसके ऊपर भी किक आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना एक चीप मूव करने के लिए चलते हैं गुंथर, क्योंकि जे ऊसो जिस तरीके की स्पिरिट इस मैच में लेके आया था, शायद गुंथर को समझ में आ गया था कि इसको क्लीन हराना तो मेरे बस की बात है नहीं। जैसे ही रेफरी की आंख बची, वो जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है उसी के साथ गुंथर ने जे ऊसो को मारा। एंड देन उसके बाद वो उनको रिंग के अंदर लेके जाते हैं, लेकिन जो जे ऊसो है वो हार मानने को तैयार नहीं है। एक मूवमेंट भी था जो कि क्लोज लाइन काफी तगड़ी पड़ती है गुंथर की। जितनी बार भी वो जे ऊसो को मार रहे हैं ना भाई, ये जे ऊसो बंदा गिरने का नाम नहीं ले रहा, उल्टा जे ऊसो ने गुंथर को गिरा दिया था। हर एंगल से हमने देखा कि स्प्लैश पड़ रहे हैं, हर एंगल से सुपर किक का इतना यूज हमने नहीं देखा। इसमें मुझे लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से प्ले किया है कि लोग ये ना बोलें कि जे ऊसो सिर्फ सुपर किक लगाता है। तो बहुत ही लिमिटेड यूज था यहाँ पे। और एक बहुत ही शॉकिंग फैशन में इस मैच का फिनिश निकलता है। ऑब्वियसली अगर जे ऊसो ये मैच जीतते तो बहुत लोगों के लिए वो सरप्राइज करने वाली चीज होती, क्योंकि मामला ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है। हालांकि चांसेस बढ़िया थे जे ऊसो के इस मैच को जीतने के। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन शो पर गुंथर को हरा के जे ऊसो क्राउन हो चुके हैं, बट किस तरीके से उन्होंने गुंथर को उन्हीं के फिनिशिंग मूव, उन्हीं के सबमिशन मूव, उन्हीं के स्लीपर होल्ड में चोक किया और गुंथर टैप्स आउट। गुंथर वो सुपरस्टार है जिसको आप कभी भी टैप आउट करते हुए ऐसे देखते नहीं हो। गुंथर वो सुपरस्टार है जो कि मैच हारता नहीं है, लेकिन जे ऊसो ने उनको टैप आउट करवाया है। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन है। आई थिंक जे ऊसो का जीतना, इसको किसी भी तरीके से लिया जा सकता है, अच्छा भी बुरा भी। ठीक है, जे ऊसो को उनका मूवमेंट रेसलमेनिया में मिला, लेकिन ये मुद्दा कि जे ऊसो ने टैप आउट करवाया है गुंथर को, गुंथर के कैरेक्टर के ऊपर तो भाई एक बहुत बड़ा घुसंट सा पड़ा है। और जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जे ऊसो के इस मैच के फिनिश को बुक किया है, डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको बहुत स्ट्रांग दिखाना चाहती है। बट मेरी एक कंप्लेंट रहेगी यहाँ पे कि ऐसा ही इन्होंने सोलो सिकोवा को भी दिखाया था ना, तो अगर वो चीज प्रोग्रेस करते हुए आगे कंटिन्यू नहीं होती तो फिर ऐसे फिनिशेस का कोई मतलब निकल के आता नहीं है। बट अच्छी बात यह है कि भैया जे ऊसो हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुके हैं। एंड में जिमी ऊसो भी उनको आके जो है वो ज्वाइन करते हैं। और अब तक का जो रिकॉर्ड था हमेशा वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच में हारने का, रेसलमेनिया में जाके उस अपने रिकॉर्ड को उन्होंने अच्छा कर लिया है। एंड जे ऊसो इज नाउ ऑफिशियली योर न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। क्या आपके इसके ऊपर रिएक्शन है वो डेफिनेटली मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके बाद शो पर जो अगला मैच आता है वो था न्यू डे वर्सेस वॉर रेडर्स के बीच में। बहुत ही घटिया क्राउड था और इस मैच में तो बिल्कुल कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। इवन जब पिन फॉल भी होता है ना, मैच का फिनिश भी होता है, जब टाइटल चेंज भी हो गया, तो भी क्राउड को उसके बारे में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। हालांकि मैच अच्छा था, देखो वॉर रेडर्स होते हैं तो भारी भरकम मूव्स होते हैं, लेकिन वही है कि अगर मैच अच्छा है, उसके साथ क्राउड इन्वेस्टेड नहीं है, रिएक्ट नहीं कर रहा, तो फिर एक अच्छी खासी जो चीज है वो भी उतनी अच्छी नहीं लगती। जैसे कि वो डूम सॉल्ट वो जो मारते हैं, उसके बाद एल्बो ड्रॉप के साथ जैसे उन्होंने पिन ब्रेक किया था, वो काफी अच्छे सीक्वेंसेस थे। एंड में वो जो अपना स्प्रिंग बोर्ड वाला मूव मारते हैं ना, वो उन्होंने करने ही नहीं दिया। और फिर अपने डबल टीम मूव के साथ न्यू डे ने ये मैच में पिन करके नई जो वो टैग टीम चैंपियनशिप है वो जीत चुके हैं, मतलब नए चैंपियंस वो बन चुके हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई का अच्छा डिसीजन है, क्योंकि यहां से अगर वो न्यू डे को एज हील आगे लेके जाना चाहते हैं तो आई थिंक ये चीज उनको करनी थी। इसके बाद शो पर अगला मैच आता है जेड कारगिल वर्सेस नियोमी के बीच में। और
क्या मस्त कुछ कुछ सीक्वेंस तो इस मैच में ऐसे हैं जो कि इससे पहले शायद आपने कभी देखे नहीं होंगे। नेओमी की एंट्रेंस बहुत अच्छी है, जेड कारगिल की एंट्रेंस को भी जैसे उन्होंने दिखाया था कि एक स्टॉर्म आ रहा था, वो भी मुझे काफी अच्छी चीज लगी। अब मैच के शुरुआत में तो मिड में जाकर आपको एक मूव दिखेगा जब नेओमी ऊपर से कूदती हैं और भारी भरकम नेओमी को जेड कारगिल ने ऐसे डिलेड वर्टिकल सुप्लेक्स वाले स्टाइल में पकड़ के रनिंग पावर स्लैम मारा है। पता नहीं वो स्ट्रेंथ कहां से आ रही है जेड कारगिल के, लेकिन वो बहुत ही अनबिलीवेबल लगा जब हमने उसको अपने स्क्रीन के ऊपर देखा। इसके बाद अपने जो स्प्लिट लेग मूनसॉल्ट है वो भी वो लगाती है, बट जेड कारगिल ने उसके ऊपर किकआउट कर दिया। एंड देन एंड में पीछे उन्होंने पकड़ा हुआ है नेओमी को, उसको घुमा के आगे वो लेके आ गई पावर बॉम्ब के स्टाइल में और सिट आउट पावर बॉम्ब उन्होंने मारा। एंड देन अपना फिनिशर जेडेड लगा के जेड कारगिल मैच जीत चुकी है। बहुत अच्छा सब कुछ इस स्टोरी लाइन के बारे में बढ़िया था, और मैच भी उन्होंने बीच में बोलूंगा थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे लग रहा था, लेकिन जो इसका फिनिश था वो बहुत अच्छा था। अगेन क्राउड का रिएक्शन यहाँ पे भी मुझे लगा नहीं उस लेवल का था जैसा कि उनको इस मैच के लिए रिएक्ट करना चाहिए था। इसके बाद शो पर अगला मैच आता है यूएस चैंपियनशिप के लिए जेकब फाटू वर्सेस एलए नाइट। दोनों ही सुपरस्टार अपने आप में इतने डिफरेंट है कि वो आपको उनकी एंट्रेंस से ही फील हो जाएगा। जेकब फाटू जब आते हैं तो लगता है कि कोई जानवर आ रहा है, वहीं एलए नाइट को देखोगे तो भैया अपनी बड़ी ही शाही वो कार से एंट्री मारते हैं। इस मैच में भी अगेन कुछ ऐसे सीक्वेंस हैं जो कि हमको इससे पहले देखने को मिले नहीं है। तो जो प्रोड्यूसर इन मैचेस के भाई उनको तो सैल्यूट है, और जिस बढ़िया एग्जीक्यूशन के साथ ये दोनों सुपरस्टार इसको परफॉर्म भी कर पाए। जो मूव है पॉपअप समवन ड्रॉप वो हमने जेकब फाटो का देखा। एलए नाइट एजाइल काफी ज्यादा है, कई बार उनको देख के लगता नहीं वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो ऊपर कूद के सुप्लेक्स उन्होंने मारा, उल्टा ही घुमा दिया पूरा जेकब फाटो को, वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। अब एक सबसे मस्त मुझे जो इस मैच का मूव लगा वो था जब मून सॉल्ट मारने के लिए जाते हैं जेकब फाटू, और भैया उसको बीएफटी में कन्वर्ट कर दिया एलए नाइट ने। उस चीज को परफेक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे नहीं पता कितनी प्रैक्टिस लगी होगी, या फिर जितना एफर्टलेसली वो दिखा था भाई वो करना आसान नहीं होता। हल्का सा भी इधर उधर हो गया तो इंजरी के साथ साथ तुम्हारा पोपट और हो सकता है कि भाई इतना तगड़ा मूव करने चले थे और तुम कुछ कर भी नहीं पाए। तो वो बहुत बढ़िया सीक्वेंस था। एंड में जाके अपने मून सॉल्ट की बारिशें कर देते हैं जेकब फाटू, एंड देन वो पिन कर चुके हैं एलए नाइट को और बन चुके हैं फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई में यूएस चैंपियन। पहला ही उनका रेसलमेनिया का मैच और अपनी पहली ही रेसलमेनिया में वो यूएस चैंपियन बन चुके हैं। बहुत बड़ी बात है। देखते हैं यहाँ से आगे जो जेकब फाटू है वो कैसे प्रोग्रेस करने वाले हैं, एंड ऑल्सो एलए नाइट की अब आगे क्या डायरेक्शन होगी, क्योंकि उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है। क्योंकि यूएस चैंपियनशिप वो पहले जीते थे, फिर हार गए, फिर जीते, और वो दोबारा हार चुके हैं। इसके बाद शो पर अगला मैच था एल ग्रांडे अमेरिकानो वर्सेस रे मिस्टीरियो, नहीं बल्कि रे फिनिक्स, क्योंकि कल स्मैकडाउन के बाद पूरी तरीके से 100% वो फिट नहीं थे, तो फिर ऑब्वियसली उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कार्ड से हटा दिया। एक हाई फ्लाइंग एक्शन मैच अगर आपको पसंद आता है तो भाई ये मैच तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। एक तो पता नहीं एल ग्रांडे अमेरिकानो ने वो क्या किया भाई, हवा में इतनी गुलाटियां मारी और उसके बाद वो पीठ के बल गिर गए। वो तो कुछ अनबिलीवेबल स्टफ अगेन इस मैच से था। फिर वही अपनी जो वो हील टैक्टिक का यूज करते हैं एल ग्रांडे अमेरिकानो, उन्होंने वो जो मेटल का वो जो शीट है, वो जो प्लेट है, वो अपने माथे में घुसाई। रे फिनिक्स उनको किक करते हैं और उसके बाद उनके ही पैर में लग गई, एंड देन वो हाई फ्लाइंग मूव करते हैं। टॉप रोप से अपना जो हेडबट है वो उन्होंने मारा, पिन कर लिया है, और अपने डेब्यू मैच में ही एल ग्रांडे अमेरिकानो ने रे फिनिक्स को पिन कर दिया। बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि यार रे फिनिक्स की का तो ये तो डायरेक्शन लेस ही हो गए, अभी आके जीते हैं, बट शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको पेंटा की तरह देख भी ना रही हो, ऐसा हो सकता है। बट एल ग्रांडे अमेरिकानो जीत चुके हैं। सैड बात ये रहेगी कि चैट गेबल ने इस बार की रेसलमेनिया को मिस किया है। इसके बाद शो पर अगला मैच आता है वर्ल्ड विमेंस चैंपियनशिप के लिए टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस शार्लेट फेयर के बीच में। एंट्रेंस टिफनी स्ट्रैटन की भी बहुत ज्यादा कमाल की थी, 3 अलग अलग टिफनी स्ट्रैटन दिख रही थी, उसके बाद बीच में से टिफनी स्ट्रैटन निकल के आती है। शार्लेट फेयर के भी जो रोल्स रॉयस में बिल्कुल क्वीन वाली एंट्रेंस है वो भी हमको देखने को मिली है। मैं सही बताऊं इस मैच से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ज्यादा कि बहुत बहुत ज्यादा धमाकेदार मैच होगा। एक्शन तो इस मैच में था, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको स्ट्रेच भी किया गया। जैसे कुछ बीच में ऐसे मूवमेंट्स थे कि एक तो क्राउड भी डेड सा लग रहा था, तो वो मैच और ज्यादा ऐसे फीका सा महसूस होता है। अगर शायद मैं सही हूं तो इस मैच में टिफनी स्ट्रैटन के दांत भी टूट चुके हैं, पता नहीं आगे उनका मुंह कुछ तो अजीब सा लग रहा था, पता नहीं क्या हुआ है टिफनी स्ट्रैटन के साथ। अच्छा, इसमें बैक एंड फोर्थ एक्शन था, पावर बॉम्ब, स्पाइन बस्टर, ये सारे मूव्स आपको इसमें दिखेंगे। और टिफनी स्ट्रैटन ने जो टारगेट है वो शार्लेट फेयर की नी को बनाया था, क्योंकि वो सर्जिकली रिपेयर हुई है। ये यूजुअली हम ऐसा देखते नहीं है बे फेसेस को करते हुए, लेकिन टिफनी स्ट्रैटन को रेसलमेनिया में मैच जीतने के लिए अपना सब कुछ करना था। आगे हमने सीक्वेंस देखा कि वो मून सॉल्ट के लिए जाती तो है, लेकिन बीच में शार्लेट फेयर ने अपनी जो नीज है उसको हिला दिया। नेचुरल सिलेक्शन हमने देखा जो मुझे थोड़ा सा स्लॉपी लगा, किकआउट कर देती है टिफनी स्ट्रैटन, बट एंड में जाके जब वो अपना मून सॉल्ट लगाती हैं तो इस बार नीज अप नहीं आ पाई शार्लेट फेयर के, और इस मैच में टिफनी स्ट्रैटन जीत चुकी हैं।
जो कि बहुत सारे लोगों के लिए एक शॉकिंग डिसीजन हो सकता है, क्योंकि हमको आदत है यूजुअली रेसलमेनिया के अंदर या बड़े मैचेस के अंदर शार्लेट फेयर को जीतता हुआ देखने की। इसका मतलब कि ये मैच था एस्टैब्लिश करने के लिए टिफनी स्ट्रैटन को कि शी इज द फ्यूचर ऑफ दिस कंपनी, और ये थोड़ा सा पासिंग द टॉर्च वाला मोमेंट लगा। हालांकि मुझे लगा था मैच बहुत अच्छा होगा, उस हिसाब से देखो मैं बोलूंगा नहीं कि अच्छा था, लेकिन बहुत अच्छी वाली कैटेगरी में इसको नहीं डाला जा सकता। अब आता है गाइस शो का मेन इवेंट, जो कि था रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक के बीच में। और इस पूरी स्टोरी लाइन के अंदर कहानी वही है कि पॉल हेमन किसकी साइड होने वाला है। एंट्रेंसेस की बात करें सबसे पहले तो भाई सेथ रॉलिंस ने तो अपनी दो एंट्रेंस करी। पहले एक बार वो तांत्रिक बन के आते हैं, और दूसरी बार जब एक बार लाइट बंद हुई तो बिल्कुल ही वो सफेदी सी आ गई उनकी, मतलब पूरे उनके कपड़े जो है वो सफेद हो चुके हैं। एंड दिस इज द 8th टाइम मैं रिव्यू कर रहा हूँ यूट्यूब पर, रेसलमेनिया को रिएक्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप नए हो चैनल पे तो भाई डेफिनेटली वो सब्सक्राइब बटन आप हिट कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई और रेसलिंग से रिलेटेड कंटेंट जो है मिलता रहता है। ठीक है, तो ये जस्ट आप मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो, जैसे पॉल हेमन ने आज रेसलमेनिया में किया था सीएम पंक के लिए। इसके बाद एंट्रेंस होती है रोमन रेंस की भी। इतना ज्यादा खाली, इतना ज्यादा सूना सूना मुझे लग रहा था ना रोमन रेंस को देखते हुए। एक तो बिना बेल्ट के रोमन रेंस वैसे ही लगता है कि थोड़ा सा नेकेड, आधा अधूरा सा आया है। आज जब उसके साथ पॉल हेमन भी नहीं था तो वो और ज्यादा बुरा लग रहा था। फिर इसके बाद होती है सीएम पंक की एंट्रेंस, और सीएम पंक की एंट्रेंस में मैं बोलूंगा कि जे ऊसो से ज्यादा माहौल बन गया, पूरी कॉन्सर्ट वाली वाइब आई, क्योंकि लाइव उनका जो कल्ट ऑफ पर्सनालिटी है उसको परफॉर्म किया जा रहा था। पॉल हेमन इतना खुश है सीएम पंक के साथ कि लग रहा भाई ये बंदा ड्रामे कर रहा था क्या इतने टाइम से कि ये रोमन रेंस से अलग हो चुका है। उनको देख के तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। मैच जैसे ही शुरू होता है तो भाई आप एक चीज नोटिस करना कि सीएम पंक पहले ही पॉल हेमन के पास चला गया कि देख भाई मेरे साथ है वाइज मैन, अब रोमन रेंस है तेरे साथ नहीं। और उस टाइम पे रोमन रेंस इतना पिस्ड ऑफ था कि यार ये कहां चला गया, ये तो मेरा बंदा हुआ करता था एक जमाने में। और हाँ, वो स्टेज पे भी अगर आप देखोगे तो जहां से एंट्रेंस हो रही थी उसके ऊपर एक बैल्कनी टाइप से उन्होंने बनाया हुआ था, जहां पे लिटरली लोग देख रहे थे। तो ये थोड़ा सा यूनिक मुझे लगा कि जहां पे सेट का डिजाइन है वहीं पे इन्होंने अपने जो फैंस हैं, फिर जो भी वहां से व्यूअर्स देख रहे थे वो वहां से भी अपना एक अलग व्यू ले सकते थे। अभी मैच आगे प्रोग्रेस करता है, क्राउड में जाके लड़ने लग गए हैं सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस। रोमन रेंस ने हवा में बहुत अच्छी उड़ी मारी बैरिकेड से, और रोमन रेंस मतलब लगता है कि शायद इतने उड़ नहीं सकते, लेकिन उड़ते हैं रोमन रेंस। आज टेबल भी अगर आप देखोगे रेसलमेनिया की तो उसको भी काफी प्रीमियम तरीके से बनाया गया था। और सबसे अच्छी बात, टेबल टूट भी रही थी, उसको भी डिस्कस करेंगे हम इसके बाद आगे। सीएम पंक को हम लोग देखते हैं कि वो रोमन रेंस के स्टाइल में, बिल्कुल जैसे रोमन रेंस अपने स्पीयर से पहले ऊ आ करते हैं वैसे ही करके वो रोमन रेंस को मॉक कर रहे हैं। और यहां से इस मैच ने अच्छी वाली पेस पकड़ना शुरू कर दिया। और इस पूरे टाइम पर अगर आप पॉल हेमन को देखोगे, बंदा पूरे टाइम टेंस्ड है। जब वो देखता है कि रोमन रेंस पिट रहा है, सीएम पंक मार रहा है, तब भी उसको ऐसा लग रहा है। जब उल्टा होते हुए देख रहे हैं कि अब रोमन रेंस सीएम पंक को मार रहा है, सीएम पंक रोमन रेंस को मार रहा है, तो सिचुएशन ऐसी है कि पॉल हेमन को समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करना है। और अगर आप ये भी देखोगे ना कि जब सीएम पंक या रोमन रेंस मारने के बाद पॉल हेमन को देख रहे थे तो पॉल हेमन कह रहा भाई मैं क्या ही रिएक्ट करूं इसके ऊपर, हंसूं रो खुशी मनाऊं, क्योंकि दोनों तो उसके अपने ही बंदे हैं। इसके बाद हमने यहां से देखा कि सीएम पंक ने जो है सेथ रॉलिंस को जीटीएस हिट करना चाहा, लेकिन रोमन रेंस ने स्पीयर मार दिया सीएम पंक को। स्पीयर से पेडिग्री का जो काउंटर है वो हमको आज भी दिखा है। और जब भी रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस आपको एक साथ रेसलिंग रिंग में दिखेंगे तो ये वाला मूव तो डेफिनेटली देखना बनता ही है। एक सीक्वेंस आता है इसके बाद जब रोमन रेंस ने स्पीयर मारा सेथ रॉलिंस को, एंड देन सीएम पंक तुरंत मौके का फायदा उठा के रोमन रेंस को जीटीएस हिट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद किकआउट हो जाता है। वो काफी क्लोज किकआउट लगा। अब आता है इस मैच में वो वाला मूवमेंट जहां से पूरी कहानी ही बदलने वाली थी। शील्ड के पावर बॉम्ब के लिए सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को कन्विंस करना चाह रहे हैं कि भाई देख ये हरामी बंदा है, ये बुरा बंदा है, हम दोनों मिलके फिर भी साथ में सब कुछ कर सकते हैं। रोमन रेंस पहले कंफ्यूज थे, लेकिन फिर वो कन्विंस हो गए। और वो एग्जैक्टली टेबल वाला स्पॉट यहां पे बनने को पूरा तैयार था कि सेथ रॉलिंस ने अब सीएम पंक को ऐसे पकड़ लिया है कि रोमन रेंस इसको पावर बॉम्ब वाली पोजीशन में उठाएगा। बट गेस व्हाट, रोमन रेंस डिड द ऑपोजिट। उन्होंने मार दिया सीधा सेथ रॉलिंस को। और सबसे पहले वो सीएम पंक को अकेले, पावर बॉम्ब तो था लेकिन ये शील्ड वाला पावर बॉम्ब नहीं था। रोमन रेंस ने सीएम पंक को एक टेबल के ऊपर पटका पहले, फिर दूसरी वाली जो स्पेनिश वाली टेबल है उसके ऊपर जाके उन्होंने सेथ रॉलिंस को पटका। एंड देन वो सेथ रॉलिंस को लेके जाते हैं रिंग में। एक बार रिंग से इधर गए, रिबाउंड में वापस आए, एंड देन वो हिट करते हैं सेथ रॉलिंस को स्पीयर। बहुत सारे लोगों के लिए ये वो मोमेंट था जब उनको लगा होगा कि भैया मैच तो यहां पे हो चुका है फिनिश, रोमन रेंस की विक्ट्री हो गई है। बट सेथ रॉलिंस किक्स आउट, और यहां से जो एक खतरनाक सीक्वेंस बना जो लीड किया डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंडरी मूवमेंट पर, उसकी शुरुआत होती है। क्या होता है सीन, सबसे पहले सीएम पंक जीटीएस हिट करते हैं सेथ रॉलिंस को, रोमन रेंस इसके बाद स्पीयर मारते हैं सीएम पंक को, एंड देन सेथ रॉलिंस गिरा नहीं है जीटीएस खाने के बाद, उसने रोमन रेंस को ही स्टॉम्प मार दिया। और अब तीनों के तीनों सुपरस्टार रिंग में हुए पड़े हैं चित। और जैसे ये मूवमेंट बना, एक
बहुत अच्छे से अंदर से WWE को समझने वाला जो फैन होगा उसको पता चल गया था यहां से कलाकार आदमी पॉल हेमन की कलाकारी शुरू होने वाली है। वो जाते हैं टाइम कीपर वाले एरिया में, वहां से एक स्टील चेयर लेके आते हैं। आप बिल्कुल रोमन रेंस एंड सीएम पंक उनको देख रहे हैं और ये कुछ कुछ वैसी सिमिलर सिचुएशन है जो हमने रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के टाइम पे देखी थी, जब वो बेल्ट थमाने की बात हो रही थी कि बेल्ट से कौन किसको मारेगा। पॉल हेमन ने इसके बाद कुछ ऐसा किया जिस पर रोमन रेंस यकीन ही नहीं कर पाया। उन्होंने वो जो स्टील चेयर है वो रोमन रेंस को नहीं दी, वो सेथ रॉलिंस की तरफ बढ़ा देते हैं। बहुत ज्यादा खुशी में थे सीएम पंक कि भैया पॉल हेमन ने, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे साथ जो वफादारी है उसको निभाया है। लेकिन ये चीज सिर्फ करी गई थी, पॉल हेमन ने एक जाल में फंसाने के लिए सीएम पंक को पीछे से आके उन्होंने लो ब्लो हिट कर दिया। और उस टाइम पे रोमन रेंस के चेहरे पर जो खुशी, जो स्माइल है वो आपको ऐसी दिखेगी जो कि शायद लास्ट टाइम हमने तब देखी होगी जब बंदे के पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप थी, क्योंकि उसके बाद से तो बंदा टूटा हुआ है। अब रोमन रेंस को लगा भाई ये मेरा ही वाइजमैन है, ये हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। रोमन रेंस ने उस स्टील चेयर से सीएम पंक को बजाना शुरू कर दिया और एक एक चेयर शॉट को वो इतना एंजॉय कर रहे थे, एंड साथ में पॉल हेमन भी। अब जो सारी अटेंशन है वो स्विच करते हैं रोमन रेंस सेथ रॉलिंस की तरफ, जो कि पॉल हेमन का ही आइडिया था, भैया वाइजमैन अपना काम तो वो करेगा ही। लेकिन फिर उसके बाद पॉल हेमन ने कुछ ऐसा किया जो कि रोमन रेंस के लिए वक्त और जज्बात एकदम से बदलने वाला था। पोजीशन बिल्कुल वैसी ही है और रोमन रेंस शायद अभी भी सीखे नहीं है कि भैया किसी भी बंदे की तरफ, चाहे वो तुम्हारा कितना ही खास आदमी हो, कभी भी अपनी पीठ तुमको WWE के रिंग में तो बिल्कुल भी नहीं करनी। और एग्जैक्टली आज भी वैसा ही होता है। जब रोमन रेंस बिल्कुल रेडी हैं स्टील चेयर से सेथ रॉलिंस को मारने के लिए, तभी पीछे से पॉल हेमन ने एग्जैक्टली उसी तरीके से लो ब्लो कर दिया रोमन रेंस को जैसे उन्होंने सीएम पंक को किया था। और क्राउड चला जाता है शॉक में। सब लोग सरप्राइज है कि लिटरली ये एंगल WWE ने पुल ऑफ कर दिया है रेसलमेनिया में। जो वो फेवर की बात हुई थी, सेथ रॉलिंस कह रहे थे कि भैया पॉल हेमन तू मेरी साइड आना, WWE लेजिट इसको कर चुकी है, क्योंकि अब तक जो खींचमतानी थी वो तो रोमन रेंस और सीएम पंक के बीच थी। और उसी पॉइंट पे जरा आप फेशियल एक्सप्रेशन भी देखना सेथ रॉलिंस के, उनका चेहरा भी अचानक से बदल चुका है। पॉल हेमन जो कि अब तक डरा सहमा लग रहा था, उसके चेहरे में भी एटीट्यूड आ चुका है। एंड देन उसके बाद सेथ रॉलिंस ने वो स्टील चेयर से रोमन रेंस को हिट किया। फिर से हमारी वो शील्ड की मेमोरीज थोड़ी और ताजा हो गई जब सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को मारा था। एक स्टॉर्म पड़ता है 1 2 3 एंड सेथ रॉलिंस इज द विनर ऑफ दिस मैच। और साथ में उनको मिल चुके हैं पॉल हेमन। अगर आप वो एंगल भी देखोगे जब स्टील चेयर के साथ रैंप पर पॉल हेमन एंड सेथ रॉलिंस दोनों पोज कर रहे हैं, तो अब भी ऐसा लग रहा है कि क्या लिटरली ऐसा कुछ रेसलमेनिया में हुआ है। ओवरऑल अगर मैं रेसलमेनिया की बात करूं, देखो रेसलमेनिया जैसी इसने मुझे फील नहीं थी, लेकिन जो मेन इवेंट के अंदर इन्होंने किया है वो कंपनसेट करने के लिए बहुत एक तगड़ी चीज हो गई है। स्टिल आई थिंक मैं इस वाली रेसलमेनिया को 4.25 स्टार की रेटिंग दूंगा। अभी चैनल पर बहुत कुछ कंटेंट आने वाला है, उसके लिए चैनल के साथ आप लोग चिपके रहना। अलग अलग आप सोशल प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हो आगे की सारी चीजों के लिए। बाकी आप बताओ आपको रेसलमेनिया कैसी लगी, स्पेशली इस फिनिशिंग जो क्लोजिंग में हमको चीज देखने को मिली, उसके बारे में आपका क्या कहना है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।